गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रंजीत कुमार सिंह +2 स्कूल सारवा में पदस्थापित हूँ। एक बार फिर आपके सामने सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ। मैं बता दूँ आपको कि मैंने पिछले कई दिनों से ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। पहला वीडियो जो सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन, वो बहुत दिन दो सप्ताह का इंटरवल हो गया, वो डाल चुका हूँ। और उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि सॉलिड क्या है, सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, जिसमें से एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। हम कंस्टिट्यूएंट्स के अरेंजमेंट के आधार पे क्लासिफिकेशन करा था एक सॉलिड का। और उसमें बताया था कि दो तरह के सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। बहुत सारी संभावनाएं कि ग्लास जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, ग्लास जो होते हैं उनका वो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, ग्लास पुराने होते हुए जैसे ही वो पुराने होते हैं वो धुंधला हो जाते हैं। ये सब बातें हम लोग उसमें समझ चुके हैं और बहुत सारी कंसेप्चुअल बात उसमें से निकल के सामने आई और वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोगों को दूसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ या टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, ये हम लोगों को पढ़ना। मैंने टॉपिक पहले लिख दिया है। एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका लाइक ही जो है वो हमको सब कुछ करने के लिए एक नई ऊर्जा देता है और एक नया इंस्पिरेशन मिलता है मुझे कुछ नया करने के लिए। तो लाइक करना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं। हमने आपको पढ़ाया था कि एक सॉलिड जो होता है, कि एक सॉलिड, कोई भी सॉलिड इज मेड अप ऑफ, ये बना हो सकता है कि वो एटम से बना हो, या हो सकता है कि वह मॉलिक्यूल से बना हो, या हो सकता है कि वो आयंस से बना हो। चाहे वो जिस चीज़ से भी बना हो, हम उसको कहेंगे कि वो कंस्टिट्यूएंट्स हैं सॉलिड के, वो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड। चाहे वो सॉलिड जिस चीज़ से भी बना है वो उसका कंस्टिट्यूएंट हुआ। हो सकता है कि वो एटम से बना हो सकता है वो मॉलिक्यूल से बना हो सकता है वो आयन से बना हो। तो इन सारे के सारे चीज़ों को हम सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में जानेंगे। उसको हम कहेंगे कि ये सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। हिंदी में उसको सॉलिड के अवयव हुए, वो उसी से बना, उन्हीं चीज़ों से बना हुआ है वो सॉलिड। तो उसके आधार पर सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। और सॉलिड 4 तरह के होते हैं इसके आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स सॉलिड जो होते हैं वो 4 तरह के क्लासिफाई किए गए हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयोनिक सॉलिड, आयन से बना हुआ आयोनिक सॉलिड, तीसरा है मेटेलिक सॉलिड, चौथा है कोवैलेंट सॉलिड। ये 4 तरह के सॉलिड हैं। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। उनके कंस्टिट्यूएंट्स कैसे हैं, इसके आधार पर हम लोगों ने सॉलिड को 4 कैटेगरी में बांटा है। जो भी कैटेगरी में बांटा है, हम लोगों को हर एक सॉलिड में यहाँ ये हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी खास सॉलिड का, सपोज कीजिए कि आयनिक सॉलिड है, तो उसमें हमको याद क्या रखना है सॉलिड के बारे में, कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है और उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है।
ये तीन बातें, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि उसकी कंडक्टिविटी क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हम लोग को किसी भी सॉलिड के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। एग्जामिनेशन में यही सारी बातें पूछी जाती हैं कि कोई सॉलिड जो है उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, और वो सॉलिड है, कंस्टिट्यूएंट्स अगर पता है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करता है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, वो कंडक्टर होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी बातें उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। तो हमको इन तीन बातों पे एकदम से गौर करना है और उसको याद रखना है। तो हम लोग इन्हीं सॉलिड्स को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। आप जानते भी होंगे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो आयंस होंगे। इसके कंस्टिट्यूएंट्स आयंस होंगे। आयंस कटायन भी होते हैं और अनायन भी होते हैं। मेटल में मेटेलिक एटम, मेटल एटम इसको कहिए, और इसमें कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स इसके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। तो हम लोगों को आज इसको बारी बारी से पढ़ लेना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? तो इसके नाम से ही जाहिर है, मैंने लिख भी दिया कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। कंस्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ बात आ गई कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तो अलग अलग तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल्स पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो अब चूंकि मॉलिक्यूल्स के टाइप्स अलग अलग हो गए हैं तो इसके सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे। तो हम एक जुमला यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस मॉलिक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ different types, so molecular solids are also, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे, और वो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होंगे ये हम लोगों को देख लेना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में हो सकता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एक टाइप हो सकता है। उसका सब टाइप मैं बता रहा हूँ आपको। हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल हो वो पोलर हो, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकता है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हो तो उस सॉलिड का नाम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है, तीन डिफरेंट पॉसिबल टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और उसी के आधार पर यहाँ मैंने कहा कि तीन डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी हो सकते हैं, और उन तीनों डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोगों को जान लेना है और समझ लेना है। तो इसके सब टाइप को हम ए करके पढ़ते हैं। ये 1 था, ये ए है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसके नाम से ही जाहिर है कि यह मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप है, लेकिन इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि कंस्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आप समझ रहे होंगे, अगर 11th क्लास में पढ़ा है डाइपोल मोमेंट, तो वहाँ आपको बताया गया होगा कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, वह नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। तो हम कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट ऑफ these molecules
these molecules, ये जीरो होगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे Cl2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, O2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, Br2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इसके, या यूँ कहिए ना CO2 भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हुए, ये सब सॉलिड इसके एग्जाम्पल्स हुए। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वंडरवाल फोर्स होता है। सभी लोग जानते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या उसी को लंदन फोर्स भी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम डिस्पर्सन फोर्स भी है, डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये बहुत ही वीक फोर्स होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है। तो अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा, वेरी लो, और सारे के सारे कंडक्टर नहीं होते हैं। कंडक्टिविटी में लिखता हूँ यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज, कंडक्टिविटी में हम लिख देंगे कि दे आर इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर्स होते हैं। तो हमने एक टाइप आपको पढ़ाया, उसमें यही बात, सारे सॉलिड में यही बात करनी है कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वो कमज़ोर है कि मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, और उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ये याद रखना है हमको। तो मैंने नॉन पोलर सॉलिड के बारे में आपको ये समझा दिया है कि ये सारे के सारे इंसुलेटर्स होते हैं। अब ये इंसुलेटर हुए। दूसरा टाइप है इसका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसके नाम से ही जाहिर है कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरा है बी, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स वो होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स। आपको याद होगा जिसके लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं हो वह मॉलिक्यूल पोलर कहलाता है। 11th क्लास में पोलैरिटी का मेजरमेंट हम लोग डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर करते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट 0 तो वह नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट नॉन 0 तो वो पोलर। तो यहाँ पोलर है इसलिए डाइपोल मोमेंट नॉन 0 हुआ। तो हम कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बता रहे थे, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए आप HCl, SO2, HBr, ये सब मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं। इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल इंटरैक्शन होता है। डाइपोल इंटरैक्शन ये भी वीक है, वीक बट स्ट्रोंगर देन प्रीवियस, स्ट्रोंगर देन प्रीवियस। मतलब इससे पहले वाला जो आपको समझाया उससे ये स्ट्रोंगर होता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा। और कंडक्टिविटी की बात कीजिएगा तो ये भी इंसुलेटर होंगे। कंडक्टिविटी की बात कीजिएगा तो यह भी इंसुलेटर होंगे। ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात हुई। अब तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यह भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एक एक्सट्रीम केस है। आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डाइपोल इंटरेक्शन का एक्सट्रीम केस होता है। तो यह भी एक पोलर मॉलिक्यूल का ही जैसा मॉलिक्यूल है लेकिन स्पेशल है। तो कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, स्पेशल टाइप ऑफ
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ये H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड संभव है। HF एक पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। NH3 एक पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इन सबों में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है, H बॉन्ड इज पॉसिबल, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हुए ये, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो निश्चित रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिसको हम लोग कहते हैं इट इज़ द एक्सट्रीम ऑफ डाइपोल इंटरैक्शन। यह डाइपोल इंटरैक्शन का ही एक्सट्रीम है, ये कोई नया फोर्स नहीं है। तो इसको कहते हैं कि यह भी वीक ही है, वीक बट कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है। तो जब कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर इसको कह दिया मैंने, तब भी इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा, लो, और कंडक्टिविटी की बात कीजिएगा तो ये इंसुलेटर होते हैं। प्योर वाटर जो है वो भी इंसुलेटर होता है, तो यह भी इंसुलेटर हुए। तो कुल मिलाकर जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इंसुलेटर होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। चलिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होने का सबसे बड़ा कारण है इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वीक होना। दूसरा हुआ आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, ध्यान से देखिएगा, इसके नाम में ही इसका सब कुछ छुपा हुआ है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स वो होंगे आयंस। और आप जानते हैं कि आयंस दो तरह के होते हैं, अनायंस जिसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और कटायंस जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो इसमें इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो आयंस होंगे। और आप इसी से समझ गए होंगे कि आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ऐसे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। ऐसे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। तो कहता है जैसे A+ हुआ और B-, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्ट्रॉन्गर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और तब इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, वेरी हाई। और जब कंडक्टिविटी की बात आप कीजिएगा, कंडक्टिविटी की बात कीजिएगा तो कहता है कि इंसुलेटर होगा सॉलिड स्टेट में, ये इंसुलेटर्स हैं इन सॉलिड बट कंडक्टर इन मोल्टेन, बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन का मतलब हुआ पिघला हुआ स्टेट, तो ये कंडक्टर होता है। तो उसका कारण है कि सपोज कीजिए हम सोडियम क्लोराइड का, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ये सब आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। और उन आयनिक सॉलिड में ये एक लैटिस की तरह बनता है, Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+,
Cl माइनस Na+। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए ये इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ इस सब के बीच में। ये जो मैंने लिखा है ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये बस अट्रैक्शन को दिखा रहा है, ये अट्रैक्शन को दिखा रहा है। और इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड का लैटिस कहलाता है। ये तो कहता है कि सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट नो फ्री आयंस, सारे के सारे आयंस जो है वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए वो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है। जब कोई आयन ही नहीं है तो कंडक्ट करने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करेगा, इसलिए वो इंसुलेटर होते हैं। लेकिन मोल्टेन स्टेट में, बट इन मोल्टेन स्टेट आयंस आर फ्री, बहुत सारे आयंस फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो कंडक्टर हो जाता है। और आपको बता दूं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है। एक तो कहा कि ये मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा कि आयनिक सॉलिड को जब हथौड़ा मारेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा, जिसको कहते हैं ये ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल भंगुर इसको हिंदी में कहते हैं कि हथौड़ा मारने पर वो चूर चूर हो जाता है। तो चूर चूर क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यह चूर चूर हो जाएगा। दूसरी बात कि ये जो सॉलिड है, आयनिक सॉलिड, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। और हार्ड होते हैं मतलब इनको आप बहुत जल्दी मेलिएबल नहीं, मतलब ये मुड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसमें सबके पीछे कारण एक ही है, इसका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना। दूसरी बात कि ये जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं उसमें से सारे के सारे वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, और वो इनऑर्गेनिक में कंसेप्ट आता है हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। तो इन सब का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है लैटिस एनर्जी से, इसलिए ये सारे के सारे कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हुई जो मैंने आपको सुना दिया है। अब मेटेलिक सॉलिड की बात कीजिए। मेटेलिक सॉलिड क्या है? मेटेलिक सॉलिड के नाम से ही जाहिर है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो मेटल्स होंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट्स मेटल्स होंगे। तो तीसरा सॉलिड है मेटेलिक सॉलिड। तीसरा है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड तीसरा सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। तो इसका नाम ही है मेटेलिक सॉलिड, इसका मतलब इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स मेटल्स होंगे। और मेटल्स के होने से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी आपको समझाते हैं। तो इसके नाम से ही हुआ कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे मेटल एटम्स। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका नाम है मेटेलिक बॉन्ड। अभी हम आपको मेटेलिक बॉन्ड के बारे में समझाएंगे। मेटेलिक बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई। और कंडक्टिविटी की बात कीजिएगा तो कंडक्टिविटी में ये कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। दोनों ही स्टेट में ये कंडक्टर होते हैं। इसको ऐसा नहीं है तो ये कंडक्टर क्यों होते हैं, ये सारी बातों का एक्सप्लेनेशन हमको एक मॉडल में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। एक मॉडल है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये एक्सप्लेन करता है कि मेटल जो है, मेटल में मेटेलिक बॉन्ड क्या है,
मेटल कंडक्टर होते हैं, लस्चरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, सोनोरस होते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल की वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हम पहले आपको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बारे में बता देते हैं। पहले यूँ समझ लीजिए कि चाहे कोई भी मेटल होगा, उन सारे के सारे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कहता है कि एक महासागर होता है, समंदर होता है, और उस समंदर में कर्नल गोता लगाते रहते हैं। कर्नल क्या हुआ, तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे किसी भी मेटल एटम से, तो बचेगा कोर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। तो उस कोर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस को मिलाकर हम लोग कहते हैं कि वो कर्नल है। कर्नल, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन का एक महासागर है, समंदर है, और उस महासागर में, समंदर में कर्नल डूबे हुए हैं। तो उसको हम दिखाते हैं। मैं एक सेंटेंस में लिख देता हूँ, समझा तो दिया ही हूँ। कर्नल इज डिप्ड इनटू द ओशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कर्नल क्या है ये मैं समझा देता हूँ। कर्नल जो हुआ कोर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस, और कर्नल जो है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन का एक समंदर होता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का समंदर है। सपोज कीजिए कि यह समंदर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के समंदर में कर्नल डूबे हुए रहते हैं। कर्नल डूबे हुए रहते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक महासागर है, और उसमें कर्नल, सपोज कीजिए कि वह कर्नल M+ है, इसमें डूबा हुआ है। तो उसको चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही कहलाता है मेटेलिक बॉन्ड। जो मैंने लिखा, इसी को हम लोग मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब इस मॉडल से आपने देखा कि मेटेलिक सॉलिड में, इन मेटेलिक सॉलिड many free electrons are there. Free electrons are there. एक मेटेलिक सॉलिड में आपने देख लिया कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेटेलिक सॉलिड कंडक्टर होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं। मैं लिख देता हूँ लस्चरस भी होते हैं, क्योंकि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, और जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उसका कम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देगा। तो इसलिए वो लस्चरस भी होते हैं। तो कह सकते हैं आप कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, the metallic solids are पहला कंडक्टर, दूसरा लस्चरस, तीसरा मेलिएबल मतलब उसको सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। चौथा डक्टाइल, उसको तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। पांचवा सोनोरस। और इन सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है उसका कारण कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक बार समझा देता हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी करेगा तो कंडक्टर हुआ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो लस्चरस हुआ।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इसमें कंटिन्यूटी बना के रखेगा, तो कितना भी पीटिएगा वो ब्रिटल नहीं होगा, वो मलिएबल हो गया। डक्टिलिटी भी उसी के कारण आई। सोनोरस मतलब साउंड वेव को कैरी करेगा। तो इन सारे के सारे प्रॉपर्टीज के पीछे कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना। तो मेटेलिक सॉलिड की सबसे खास बात हुई उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना। चलिए नेक्स्ट है चौथा, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, इसका और भी नाम है, इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, इसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, या जायंट सॉलिड, राक्षस सॉलिड, जायंट सॉलिड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं। कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और कंडक्टिविटी की बात कीजिएगा, कंडक्टिविटी की बात कीजिएगा तो ये इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर्स। एक इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, बाकी जितने भी कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं वे सारे के सारे इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इंसुलेटर्स होते हैं। हमें कुछ इसमें आपको समझाना है। जैसे इसमें दो के बारे में आपको समझना है, एक है ग्रेफाइट, एक है सिलिका, लेकिन हमको डायमंड के बारे में बताना है। डायमंड, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये सब कोवैलेंट सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और उनमें होता क्या है ताकि जिसके कारण उनको हम नेटवर्क सॉलिड कहते हैं या जायंट सॉलिड कहते हैं, ये समझना है हमको। तो और उसके नेटवर्क सॉलिड के उन्हीं स्ट्रक्चर के कारण उनमें कुछ खास बातें भी पाई जाती हैं, खास कैरेक्टरिस्टिक भी पाए जाते हैं, उनको देख लेना है। तो पहले मैं आपको ग्रेफाइट के बारे में बता देता हूँ। ग्रेफाइट, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, सभी लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन एटम, ये होता है sp2। ध्यान दीजिएगा, हर एक कार्बन 3 नए कार्बन से जुड़े होते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। 120 डिग्री पर जुड़ा रहता है। इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है, एक जाल बन जाता है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है नेटवर्क सॉलिड। और इस तरह से ये बनता रहता है, एक बड़ा सा नेटवर्क बन जाता है, और इसलिए इसका नाम पड़ा है। और ये आपको दिखा भी दिया मैंने, एग्जाम्पल से बना कर दिखा दिया है। तो इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है, जाल बन जाता है, और इसलिए इसका नाम पड़ा है नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड, या बहुत बड़ा होने से इसका नाम जायंट सॉलिड भी रखा गया है। तो ये इसका कारण है, पहली बात। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल लेयर लैटिस। हेक्सागोनल लेयर लैटिस स्ट्रक्चर इसका नाम हुआ। मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। और प्लेनर होने से यहाँ देखिए इसके स्ट्रक्चर में कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में चला गया, और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है जो बच गया इस पर।
और उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। तो ग्रेफाइट कंडक्टर हुआ, एक इकलौता एक कोवैलेंट सॉलिड है जो कंडक्टर होता है, और उसमें ग्रेफाइट में एक कार्बन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाता है फ्री, जो अनयूज्ड है, और उसके कारण वो कंडक्टर हो जाता है, और इसलिए ये कहते हैं कि ग्रेफाइट कंडक्टर है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है, तो वो जो है इसका लेयर, बहुत सारा लेयर एक दूसरे के ऊपर सजा हुआ रहता है, तो सजा हुआ रहता है इसलिए चिकना होता है। लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। एक ऐसा इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, जो बहुत लोअर टेम्परेचर पे काम करता हो, जहाँ कोई दूसरा लुब्रिकेंट फ्रीज कर जाएगा, वहाँ ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में। आप गौर कीजिएगा, पेंसिल जो होता है लिखने वाला हमारा, वो ग्रेफाइट है, तो उससे जहाँ लिख दीजिए उसको छूइए, देखिए कितना चिकना हो जाता है वो एक लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती है ग्रेफाइट में। और लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होने का सबसे बड़ा कारण है उसका स्ट्रक्चर, लेयर लैटिस स्ट्रक्चर, एक दूसरे के ऊपर वो सजा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं कि वो लुब्रिकेंट। क्रायोजेनिक इंजन में ग्रेफाइट का इस्तेमाल लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। जब इसको कागज़ पर घसीएगा तो ये अपना निशान छोड़ जाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंसिल के रूप में होता है। चूँकि यह कंडक्टर है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में इलेक्ट्रोड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ड्राई सेल में जो रॉड होता है, कैथोड का रॉड, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। एल्युमिनियम का जो हम लोग प्योरीफिकेशन करते हैं हॉल हेराल्ड मेथड से, वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है ग्रेफाइट रॉड का। तो ग्रेफाइट का जो मोस्टली उसका यूज होता है ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में, चूँकि वो कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में इतनी सारी बातें आपको समझाया। ये कार्बन का एक फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है, और ग्रेफाइट में ये सारी बातें होती हैं। एक है डायमंड। डायमंड में कहता है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन यहाँ sp3 होता है। sp3 का मतलब हुआ इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, सभी लोग जानते होंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है, जिसमें हर एक कार्बन इन विच ईच कार्बन इज bonded with 4 अदर कार्बन एटम्स। 4 अलग अलग कार्बन एटम से वो जुड़ा होता है। तो यह कार्बन हुआ, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर सभी लोग जानते हैं, ऐसा होता है, ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। फिर इससे भी 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे भी 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे भी 4 कार्बन जुड़े, इससे भी 4 कार्बन। इस तरह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है, और इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये डायमंड में अरेंजमेंट है। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। डायमंड की बात बता रहा हूँ मैं। डायमंड में देखिए कि हर एक कार्बन से 4 नए कार्बन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कार्बन की चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इंगेज हो गई, और इसलिए डायमंड जो है वो इंसुलेटर होगा, ये इंसुलेटर होगा। दूसरी बात कि डायमंड को कहा जाता है कि दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ में से डायमंड का नाम आता है। सभी लोग जानते हैं ये बात, दुनिया के सबसे कठोरतम पदार्थ में से इसका नाम आता है। तो कहते हैं कि ड्यू टू, ये हम लिख देते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन all the carbon-carbon bonds are quite identical, एकदम आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक ही लेंथ के होंगे। तो जरा गौर कीजिए कि अगर सब बॉन्ड एक लेंथ का है, तो अगर हम एक लेंथ वाले को पैकिंग करेंगे तो बड़ी क्लोज पैकिंग होगी ना, कहीं से कोई जगह नहीं बचेगा खाली, एकदम क्लोज पैकिंग होगी। तो पैकिंग क्लोज होने से ये बहुत ही हार्ड हो जाता है,
और सपोज कीजिए कि बॉन्ड लेंथ अलग अलग होता तो ऐसे पैक होता, इतना जगह खाली बच जाता तो डेंसिटी ही घट जाती। इसलिए कहते हैं कि डायमंड दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थों में से है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में से डायमंड का नाम आता है। और उसका कारण है कि डायमंड जो है, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जिसके कारण उसके सारे के सारे बॉन्ड एकदम आइडेंटिकल होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, पैकिंग बड़ी क्लोज हो जाती है और ये बड़ा ही हार्ड हो जाता है। एक किंवदंती है, एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में कि डायमंड जो होता है वो जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, डायमंड खाने से लोग मर जाते हैं। मर जाते हैं ये सही है, लेकिन डायमंड जहरीला होता है ये गलत है। डायमंड पॉइजनस नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल होता है, एक क्रिस्टल वो 3 डायमेंशनल, चूँकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 3 डायमेंशनल होता है और बड़ा ही शार्प होता है उसका नीडल डायमंड का। तो कोई आदमी अगर डायमंड चाट लेता है और 1-2 क्रिस्टल भी डायमंड का चला गया जीभ के थ्रू भीतर, तो वो आपके भीतर के नली को चीरते हुए जाएगा और उसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग होती है और आदमी मर जाता है। डायमंड खाने से कोई पॉइजन के कारण नहीं मरता है। डायमंड अगर किसी ने चाट लिया है, किसी ने खा लिया है, तो वो उसको चीरते हुए जाएगा और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण आदमी मर जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि डायमंड जो है वो जस्ट कोयला के जैसा ही, कोयला के खानों में मिलने वाला एक बहुमूल्य पदार्थ है। डायमंड बड़ा कीमती है, उसकी कोई कीमत ही नहीं, बेशकीमती है वो। तो डायमंड जो है वो कोयले के खान में काला काला एक पत्थर की तरह मिलता है हमको। वो डायमंड किसी काम का नहीं है। आपने देखा होगा या सुना भी होगा, फिल्मों में देखा होगा कि डायमंड को रख देते हैं, थोड़ा सा हिलता है ना तो उसमें से लाइट निकलता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम का एक घटना होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए डायमंड को घिसना पड़ता है, उसको फेस बनाना पड़ता है, जिसको जौहरी कहते हैं। जौहरी डायमंड को तराशता है। ऐसा नहीं है कि हमको खान में कोई डायमंड का टुकड़ा मिल गया तो वो किसी काम का है, हम घर ले आएंगे, वो बेकार है, क्योंकि उसमें वो खूबसूरती नहीं होगी। खूबसूरती तो तब आएगी जब उसको वो जौहरी तराशेगा। तराशेगा मतलब उस पर फेस बनाएगा, और वो फेस भी एंगल पर, एक सर्टेन एंगल पर बनाया जाता है ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके अंदर से हो सके, और तभी वो डायमंड चमकेगा। ऐसा नहीं कि प्रकृति में पाए जाने वाला कोई भी डायमंड चमकीला होगा, चमकेगा, ऐसा नहीं होगा। वो जब तक उस पर फेस नहीं बनाया जाएगा, जब तक डायमंड को तराशा नहीं जाएगा, तब तक डायमंड से वो रिफ्लेक्शन, वो लाइट नहीं निकलेगा। तो ये कुछ बातें हैं डायमंड के बारे में। डायमंड जो है वो जहरीला नहीं होता है, और डायमंड में बहुत सारी ख़ास बातें होती हैं। आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो डायमंड को बहुत करीब से जानेंगे। अब मैं आज के इस वीडियो को यहीं रोकूंगा। मैं बता दूं आपको कि अभी तक जो इस चैप्टर चल रहा था वो जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब ये चैप्टर का मेन पार्ट, जिसके लिए ये सॉलिड स्टेट बदनाम है, वो शुरू होने वाला है। जैसे यूनिट सेल किसको कहते हैं, स्पेस लैटिस किसको कहते हैं, लैटिस पॉइंट किसको कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं, ब्रेवियस लैटिस क्या है, कैसे पैकिंग होती है सॉलिड की। जिस टॉपिक के लिए ये चैप्टर बदनाम है वो टॉपिक अब शुरू होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक बात से समझाऊंगा कि कैसे स्पेस लैटिस बनाते हैं, कैसे यूनिट सेल बनाते हैं, कैसे यूनिट सेल को कैरेक्टराइज किया जाता है, यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं, एक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर सॉलिड की पैकिंग कैसे होती है, वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही अगली वीडियो आपको उपलब्ध होगी। और इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, क्योंकि ये सब बातें जो हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात है। एक सामान्य जन को भी ये सब मालूम होना चाहिए। धन्यवाद।